मैं अपनी बात एक उपनिषद के वाक्य से शुरू करना चाहता हूँ। एक दार्शनिक अथवा औपनिषदिक सूचना है कि पहले इस संसार में एक ब्रह्म अकेला था, ब्रह्मा अकेला था। तो फिर उसके मन में आया कि मन नहीं लग रहा है। स एकाकी नैव रेमे, उपनिषद का वाक्य है कि स एकाकी नैव रेमे, अकेले को अच्छा नहीं लगा, मन नहीं लग रहा था। सोचा क्या करूं? तेने एको हम बहुश्याम, मैं अकेला हूँ और अब बहुत हो जाऊं तो मेरा मन लग जाएगा। सृष्टि का सृजन हो गया। सृष्टिवादी विचार है कि सृष्टि का सृजन कैसे हुआ, क्यों हुआ? कि जब ब्रह्म का मन अकेले में नहीं लगा तो उसने सृष्टि का सृजन किया कि बहुत है तो मन लग जाएगा। बहुत लोग कहते हैं कि एक अकेला रह जाऊं बड़ा कठिन काम है। कहते तो हैं पर अकेला एक दिन में उब जाता है। बहुत कठिन काम है अकेला रहना। तो हमारे सामने दो है, एकत्व और नानात्व। बहुत एक है और नाना है। तो अकेले में भी समस्या है कि मन नहीं लगता। जहाँ दो हो गए वहाँ समस्या परस्परता की हो जाएगी। समस्या तो होगी। समस्या से मुक्त दुनिया में कुछ भी नहीं है। अकेलापन भी समस्या से घिरा हुआ और यह नानात्व, बहुत्व भी समस्या से घिरा हुआ है। तो हम मान कर चले कि ये जगत की नियति है समस्या। कोई भी समस्या से मुक्त हो नहीं सकता। निश्चित माने समस्या कौन पैदा कर रहा है? कि यह बहुत समस्या पैदा कर रहा है। दो आदमी है और विचार मिलता नहीं। कल परसों एक बहन आई, युवती थी, कोई बहुत बड़ी नहीं थी, छोटी अवस्था की, और बोली कि हमें कोई ऐसा मंत्र बताएं जिससे हमारे दोनों के बीच में अच्छा विचार चले। अभी विचार मिल नहीं रहे, भिन्न विचार है, दोनों में मतभेद बहुत रहता है। स्वाभाविक है, मनुष्य के पास हर, चाहे पुरुष हो स्त्री हो, मस्तिष्क है और वह अपने ढंग से सोचता है। दोनों के विचारों का सामंजस्य करना बहुत कठिन बात है। अगर अनेकांत की पद्धति को अपनाया जाए तो फिर सामंजस्य का रास्ता मिल सकता है। सापेक्षता भी सापेक्ष है, हम सब कोई भी निरपेक्ष नहीं है। समन्वय, हम समन्वय करना जानते हैं। अस्तित्व, विरोधी धर्मों में भी एक साथ रहने की क्षमता है। सारा जो चल रहा है, आप प्रकृति के नियम को जानते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नहीं मिलते तब तक प्रकाश भी नहीं होता। ऋण और धन, ये दोनों तत्व मिलते हैं तब विकास आगे बढ़ता है। तो हमें यह समझना है कि विकास का मतलब है समस्या का समाधान खोजना और खोजते रहना। इसी का नाम है विकास। जो भी समस्या आए उसका समाधान खोजते रहे। यह बहुत बड़ा काम है, समाधान खोजना। समस्या किसके सामने नहीं आती? एक पारिवारिक जन है और 5-10 लोग रहते हैं, उनके सामने समस्या है। साधु बन गए, साथ रहते हैं तो भी समस्या है। समस्या तो आएगी, चाहे साधु हो चाहे गृहस्थ हो।
जो शांतिपूर्ण ढंग से समाधान खोज सके तो विकास होता है। लड़ाई झगड़े कलह में लग जाए तो ह्रास और विकास का इतना ही अर्थ मैं समझ पाया हूँ कि जहाँ एक समस्या को लेकर लड़ने लग जाए तो ह्रास होता है और नीचे चला जाता है। उसका समाधान खोज ले तो विकास हो जाता है। चिंतन की समस्या, विचारों की समस्या, सारी समस्याएं होती है। विक्रमादित्य जो बहुत विक्रमशाली राजा हुआ है, अवंतिका उज्जैनी का महाराज सम्राट विक्रमादित्य, जिसके नाम से आज भी विक्रम संवत चलता है। और उस समय महाकवि कालिदास, उसकी सभा में जो रत्न थे उनमें एक कालिदास था और संस्कृत का प्रथम कवि माना जाता है। आज भी कालिदास का मूल्य कम नहीं हुआ। एक बार दोनों घूमने जा रहे थे, दोनों गए जंगल में घूम रहे थे। अब जब बराबर का होता है तो आदमी के मन में विनोद और मजाक करने की बात भी आ जाती है। राजा के मन में भी कुछ बात आई और बोला, कालिदास आप महाकवि हैं, बड़े हैं, किंतु भगवान की भूल हो गई। आपको प्रतिभा तो खूब दी पर शरीर सुंदर नहीं दी, बड़ी भूल हुई है। कालिदास ने सुन लिया और समझ गए कि राजा अपने सौंदर्य के गर्व पर, अहंकार पर बोल रहा है, क्योंकि राजा सुंदर था और कालिदास उतना सुंदर नहीं था। अब समस्या है, लड़ पड़ते। अगर समाधान नहीं जानता तो लड़ाई शुरू हो जाती कि तुमने कैसे कहा मुझे। किंतु जो समाधान खोजना जानता है और सापेक्ष दृष्टि वाला, अनेकांत दृष्टि वाला होता है, वह लड़ाई झगड़े में, कलह में नहीं जाता, उसका समाधान कर देता है। घूमकर वापस आ गए, गर्मी का मौसम था और दोनों बैठे राज्यसभा में। कालिदास ने एक व्यवस्था कर ली कि 2 बर्तन मंगाए, एक सोने का पात्र और एक मिट्टी का पात्र, और आदेश दिया कि दोनों में पानी भर के रख दो। अब आधा घंटा बाद महाराजा को पानी पीने की जरूरत हुई तो कालिदास ने अपने कर्मचारियों से कहा कि वह सोने के पात्र का पानी लाओ। सेवक गिलास भर के लाया और राजा ने कहा, रे इस मौसम में, गर्म मौसम में इतना गर्म पानी, ये क्या हुआ? कि महाराज कालिदास का आदेश है इसलिए हम लाए। कालिदास ये क्या किया? गर्म पानी के लिए क्यों कहा? मेरा सोने के पात्र का है, सोने के पात्र का लाए। कि नहीं नहीं, अच्छा नहीं, गर्म नहीं है, ठंडा लाओ। तो ठंडा लाए तो बोले, पीने लगे। पहले ही कालिदास बोला, महाराज ये मिट्टी के पात्र का है, ध्यान रखना, ये सोने के पात्र का नहीं। राजा भी समझ गया और कालिदास आगे बोला कि महाराज प्रतिभा को खोजो, ये आकृति को मत खोजो। आकृति बहुत अच्छी लगती है पर प्रतिभा नहीं है तो वह कुछ भी नहीं कर सकता। और जिसमें प्रतिभा है, आकृति चाहे अच्छी न हो, वह दुनिया को बदल सकता है। तो हम समस्या का समाधान कैसे करें? लड़ाई झगड़े से नहीं, बुद्धिमत्ता के साथ, प्रतिभा के साथ समाधान खोजें और समाधान करें। विकास परिषद का काम है ऐसे व्यक्तित्वों का निर्माण करना, प्रोत्साहन देना कि जिससे ऐसे व्यक्ति तैयार हो सके जिनका चिंतन
जिनकी कार्यशैली अनेकांतमयी हो। आचार्य तुलसी ने जैन जीवन शैली के 9 सूत्रों का जो प्रतिपादन किया और उसमें यह सूत्र सुझाया हुआ है कि अनेकांत और समन्वय दृष्टि का विकास करें। तो विकास परिषद के लिए जरूरी है कि वे अनेकांत दृष्टि के विकास का प्रयत्न करें, जिससे संस्थाओं में लड़ाई झगड़ा कम हो जाए। जो संस्थाएं समाज की सेवा के लिए आती हैं, अपना समय लगाती है, किंतु बस कुछ बातों को लेकर विचार भेद होता है। और विचार भेद होना कोई बुरी बात भी नहीं है, किंतु विचार भेद का समाधान कर लें तब तो अच्छा है। और विचार भेद को कलह और लड़ाई झगड़ा हाथापाई का रूप दे दे तब समस्या हो जाती है। मैंने एक बार एक लोकसभा के स्पीकर से कहा था, तो मेरे पास ही बैठे थे, हम मुंबई में थे। मैंने कहा कि आप एक काम तो करें कि ये जो दिखा रहे हैं टीवी में इसको बंद कर दें, नहीं तो लोग समझते हैं कि इतने बड़े बड़े लोग भी ऐसे करते हैं तो हम क्यों नहीं करें। अनेकांत का प्रयोग करें, समन्वय का प्रयोग करें। उन्होंने सम्यक ग्रहण किया उस बात को कि हमें समझौता, समन्वय और सापेक्षता का प्रयोग करना चाहिए। मैं मानता हूँ विकास का मूल मंत्र है अनेकांत का दृष्टिकोण। अगर दृष्टिकोण अनेकांत का है, सापेक्षता, समन्वय और सह अस्तित्व का है, तो विकास होता चला जाता है। और कोरा आग्रह, पकड़, रूढ़िवादिता है तो बस जो मैंने कह दिया वह सही है। एक कोई गांव का आदमी आया और 30 रुपया लेकर आया। तो साहूकार ने कहा कि भाई 30 कैसे लाया, मैं तो 60 मांगता हूँ, 60 रुपया तुझे देना है, 30 कैसे लाया? क्या नहीं, यह 30 नहीं 60 ही है, ये 60 है। अरे 60 नहीं है, 30 है। 60 तो 30 दुगना करो तब होता है। क्या नहीं, मैं कहता हूँ वह 60 है, तुम लेना हो तो ले लो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। इस प्रकार का जहाँ आग्रह होता है तो आग्रह का दूसरा परिणाम है विग्रह। जहाँ आग्रह है वहाँ विग्रह है, लड़ाई शुरू हो जाएगी। ये आग्रह और विग्रह दोनों साथ चलते हैं, समन्वय समझौता साथ चलते हैं। इन बातों पर ध्यान दें और सदस्यों का ऐसा प्रशिक्षण चले कि दृष्टिकोण शाद्वाद अनेकांत का बने, सापेक्षता का बने। ऐसे दृष्टिकोण का निर्माण जैन दर्शन का मूल तत्व है। सम्यक दर्शन, ज्ञान बाद में है, आचार भी बाद में। आपका ज्ञान अच्छा कब हो सकता है, आपका आचार भी अच्छा कब हो सकता है कि सम्यक दर्शन है। आपका दृष्टिकोण सही है तो ज्ञान भी सम्यक हो जाएगा और आचार भी अच्छा हो जाएगा। जब दृष्टिकोण ही सही नहीं है, मूल बात को पकड़ ही नहीं पाते, दृष्टि भेद, तब कैसे होगा? गांव का आदमी और शादी हो गई शहरी लड़की से। तो एक बार ससुराल आया तो गांव में तो रोटी मोटी होती थी, मोटी मोटी रोटी, और शहर में पतले फलके एकदम होता है। तो उसने भोजन करने बैठा और वही आदत थी मोटी रोटी खाने की। तो देखा ये तो छोटा सा है, तो आखा पूरा का पूरा फलका खाने लगे। तो मजाक हो गई ससुराल में, मजाक। तब पत्नी को संकोच हुआ तो उसने दूर बैठे बैठे अब समझ नहीं थी, समझ का दृष्टिकोण सम्यक नहीं था, दृष्टिकोण सही नहीं था,
तो पहले तो एक खाता था, अब 2 खा लेगा। दृष्टिकोण पहले सही हो तो ज्ञान सही हो सकता है, बात समझ में आ सकती है। अन्यथा कहने का अर्थ तो था कि 2 टुकड़े करके खाओ, पूरा मत खाओ। संकेत तो ये था, और उसने पकड़ लिया कि एक क्या खाते हो, 2 साथ खाओ, बहुत पतले पतले। सबसे पहले हमारा दृष्टिकोण सही होना चाहिए, सम्यक दृष्टिकोण। विकास परिषद को अभी बहुत काम करना इस दिशा में कि समाज में विकास परिषद के माध्यम से ऐसे व्यक्तित्वों का निर्माण हो कि संस्था के पदाधिकारी बने, वे हमेशा सम्यक दर्शन का शपथ लेकर बने कि मेरा दृष्टिकोण सही रहेगा और मैं अपने कार्य में अनेकांत की शैली का प्रयोग करूँगा, कहीं अड़ूंगा नहीं, आग्रह नहीं करूँगा, जिद नहीं करूँगा। बच्चे की तरह नहीं, जो बच्चा जिद कर लेता है, ठान लेता है, छोड़ता नहीं है। ये बचपन नहीं होना चाहिए, यौवन आना चाहिए। बच्चा तो बात को पकड़ लेता है, समझता नहीं है। माँ बाहर जा रही थी, उसने बच्चे से कहा, जो पीछे लड़की थी वह थोड़ी बड़ी थी, 10-12 बरस की, और बच्चा बहुत छोटा था, 1-2 वर्ष का, 2-3 वर्ष का। तो माँ ने कहा, देखो मैं किसी काम जा रही हूँ और तुम ध्यान रखना कि ये रोए नहीं, आनंद से रहे, इस बात का ध्यान रखना। माँ चली गई। अब घंटा भर बाद वापस आई तो देखा कि बच्चा रो रहा है। माँ ने बेटी से कहा, बेटी मैंने क्या कहा था कि तुम ध्यान रखना बच्चा रोए नहीं, तो तुमने ध्यान नहीं रखा। उसने कहा, माँ मैंने तो बहुत ध्यान रखा, पर करूं क्या कि क्या हुआ कि पहले इसने, मुन्ने ने कहा कि बाहर चलो। बरसात हुई थी और रेत थी, धूल थी, कि बाहर चलो। मैं बाहर ले गई। उसने बाहर खड्डा खोदा, रेत का खड्डा खोदा, और थोड़ी देर बाद बोला, अब भीतर चलो, इस खड्डे को साथ ले चलो। अब इस जिद पर अड़ गया, इस बात पर अड़ गया। मैंने कहा, भाई ऐसा होता नहीं है, ये खड्डा नहीं चलता कि नहीं ले जाना ही होगा। क्या करूं, मेरी असमर्थता थी और खड्डा में ले नहीं पाई, ला नहीं पाई भीतर, और रोने लगे। इसका करूं क्या मैं? ये बचकानापन नहीं होना चाहिए, ऐसा आग्रह नहीं होना चाहिए जो अस्वाभाविक हो। यह स्वाभाविक नहीं है। एक यौवन आना चाहिए, हमारे चिंतन में भी यौवन आना चाहिए, चिंतन का विकास होना चाहिए। एक आदमी 20 वर्ष का, 30 वर्ष का हो गया और उसका चिंतन अभी 2-4 वर्ष के बच्चे का हो, तो वहाँ फिर विकास नहीं हो सकता। विकास करने वाले कितनी समस्याओं के साथ जूझते हैं। तो विकास बहुत जरूरी है। वह समाज शक्तिशाली नहीं बन सकता जिसमें विकास नहीं होता। जो विकासशील नहीं है, शक्तिशाली नहीं हो सकता। मैं स्वयं अनुभव कर रहा हूँ। जयपुर की घटना आपको बताऊँ। आचार्य तुलसी ने पहला चौमासा, यानी थली के उस 11 वर्षीय प्रवास से बाहर आकर और पहला चतुर्मास जयपुर में किया। 6 विक्रम संवत 6 साल 56 यह चौमासा था। बाल दीक्षा का एक बाबेल चला, भारी भारी। उस समय विद्वानों को बुलाया गया और उस समय प्रसिद्ध विद्वान, सबका रुख अनुकूल नहीं था, प्रतिकूल ही था। तो उन्होंने और विद्वानों को बुलाया, पंडित सुखलाल जी को बुलाया। और सुखलाल जी उस समय जैन दर्शन के प्रथम विद्वान, और जैन दर्शन के नहीं, शायद भारतीय दर्शन के बड़े विद्वान और प्रथम कोटि के आदमी माने जाते थे।
वे आए और बोले, उनके साथ दल सुख मालवणिया और उनके जो टोली के थे बोले कि तेरा पंथ में क्या है, ये मारवाड़ी की ढालें गा लेते हैं और अपने आप को बड़ा समझते हैं और कोई दम तो है नहीं। ऐसी बातें कही। शीर्षक था, जो वहाँ से लोकवाणी पत्र निकलता था उसका शीर्षक था तेरा पंथी बंधुओं के प्रति, ऐसा कुछ था। काफ़ी एक आलोचनात्मक था। हमने पढ़ा, आचार्यवर ने कहा कि बहुत पंडित जी ने एकांगी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है, बातें ऐसी कही है और इनका लोगों पर असर भी होगा, तो हमें क्या करना चाहिए। मैंने प्रार्थना की, आचार्यवर अभी कुछ नहीं करना चाहिए, बस जहर की घूंट को पी जाना ही अमृत होता है कई बार, करना कुछ नहीं। तो एक दिन आएगा कि हमारी शक्ति बढ़ेगी तो ये हमारे प्रशंसक बन जाएंगे, पैरों में झुकने लग जाएंगे। बात समाप्त हो गई और सारा बड़ा प्रकरण है, वह तो दीक्षा हो गई, सब अच्छा हो गया। उसके शायद 10-15 वर्ष के बाद आगम संपादन का काम शुरू हो गया था। 10वीं कालिक सूत्र निकला और वे पंडित दलसुख मालवणिया के हाथ लगा, उन्होंने पढ़ा। उस समय गुरुदेव बीकानेर थे, मुझे वहाँ रखा था कुछ समय के लिए दिल्ली में, कठौतिया भवन में बैठा था। मोहनलाल जी कठौतिया आए और बोले कि दलसुख मालवणिया आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा ये सूरज कहाँ उगाया, बात ही नहीं, हमने बुलाया नहीं। अरे वे मिलना चाहते हैं, बात क्या है। मैंने कहा ध्यान दो, कोई दूसरा नाम नहीं है। ये बात समझ में नहीं आ रही है। उन्होंने फिर फ़ोन किया और बोला नहीं, वही पंडित दलसुख मालवणिया का फ़ोन है, वे मिलना चाहते हैं। मैंने समय दे दिया। आए और बोले कि आपने ये जो 10वीं कालिक का संपादन इस शैली से किया है कि अद्भुत है, और बहुत प्रशंसा में कुछ बोलते चले गए। फिर आचार्यवर दिल्ली पधारे, मैंने सारी घटना सुनाई। मैं कहा हमारी शक्ति बढ़ी और आज गाली देने वाले हमारे प्रशंसक बन गए। और जब गुरुदेव अहमदाबाद पधारे और हम लोग पंडित जो सुखलाल जी से मिलने गए, गुरुदेव ने कहा वहाँ उनसे मिलो, वे असमर्थ है, थोड़ी वृद्ध भी है, प्रज्ञा चक्षु थी। हम गए, सारी बात हुई तो सारा दृश्य बदला हुआ था। और बहुत बड़ी बात है, मैं बहुत थोड़े में आपको बता दूं। सार ये था, उन्होंने कहा कि ये आगम का इतना बड़ा काम है और ये काम कोई कर सकता है तो आचार्य तुलसी ही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि उनके पास अच्छे विद्वान साधुओं की टोली है और ये काम कर सकते हैं। हम लोग आ गए और लंबी चौड़ी बात है, मुनि दूल्हेराज जी ने विस्तार से एक पुस्तक में लिखा है इसको। तो आए और मैंने गुरुदेव से कहा कि जयपुर और अहमदाबाद में इतना अंतर है, तो हम अपनी शक्ति का संवर्धन करें, लड़ाई झगड़ों में न उलझें। और जहाँ लड़ाई झगड़ा होता है, संस्था भी बिगड़ती है, व्यक्तित्व भी बिगड़ते हैं और सबकी हानि होती है। इसलिए और विकास की अवधारणा में एक सबसे पहले अनेकांत के दृष्टिकोण के निर्माण का अच्छा प्रशिक्षण होना चाहिए। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरु